हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाउंसिंग ऑफ चेक्स। चेक का बाउंस हो जाना। चेक अगर वापस आ जाए, चेक लगाया था बैंक में पेमेंट के लिए, या नकारा जाए तो इंडिया में एक आपराधिक आरोप है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ये 1981 में सेक्शन 138 के अंतर्गत ये अपराध आता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो इसका परिणाम होता है कि 2 साल की कैद के साथ जो जुर्माने के रूप में जो पेमेंट पैसा जो लिया जाएगा, चेक में जो राशि लिखी हुई थी उसे डबल पेमेंट ली जाएगी। तो चेक वापस आने का कारण क्या हो सकता है? या तो कि अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे पर्याप्त धन होने के कारण, या फिर कोई गैर वित्तीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि चेक पे साइन नहीं किए थे, या चेक पे डेट डालना भूल गए थे, साइन नहीं किए थे। तो ये रीज़न भी हो सकते हैं कि चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो इससे जो डिसऑनर हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या जो प्रोविज़न है, क्या दे रखा है कि चेक निकाले जाने की जो तारीख थी, मतलब जिस डेट को चेक लिखा गया था, इसके 6 महीने की अवधि या जो वैलिडिटी थी उसकी तिथि से जो भी पहले है, कि बैंक में जब तक वो प्रस्तुत न किया गया हो तब तक ऐसा जो डिसीजन है, ये जो पेनल्टी और ये सज़ा है, ये नहीं मिल सकती एक व्यक्ति को। कि आपने अगर टाइम पे 6 महीने की अवधि या वैलिडिटी से पहले आपने उसको बैंक में ही प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट है जो चेक का प्राप्त करता है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन व्यक्ति होता है? कि एक व्यक्ति ने चेक को ट्रांसफ़र कर दिया, उसने किसी की पेमेंट करनी थी, उसने आगे उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैच्योरिटी से पहले या जब तक वो डिमांड नहीं करता उस टाइम से पहले जिस भी व्यक्ति के पास वो चेक है वो होल्डर है, उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो जो प्राप्त करता है होल्डर इन ड्यू कोर्स है, चेक के भुगतान किए बिना लौट जाने की स्थिति में, चेक की पेमेंट नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में चेक देने वाले को ऐसा नोटिस दिया जाएगा, और भुगतान के 15 दिनों के भीतर लिखित में नोटिस देने की अगर न कहें तब तक भी ऐसा जो डिसीज़न है या ऐसी जो सज़ा है वो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकती। और चेक देने वाला भुगतान प्राप्त कर्ता को, जो जिसको पेमेंट करनी है, उस व्यक्ति को 15 दिन के नोटिस के भीतर कही गई राशि देने में वो असफल है। कि अगर जब तक वो असफल न हो जाए, 15 दिनों के अंदर पेमेंट ना करे, वो नोटिस ना डाले, तो अगर ये प्रोविज़न तब तक एप्लीकेबल वो डिसीज़न है इनके ऊपर नहीं होता। अगर सब्जेक्ट मैटर इस तरीके से रहता है तो तब तक आप ऐसे व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकते। एक तो आप टाइम पे क्या लगाओगे, चेक को लगाओगे बैंक में पेमेंट करने के लिए। अगर पेमेंट नहीं होती तो ऐसा पहले लिखित में 15 दिन के अंदर ऐसा नोटिस दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर हमें पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर फिर भी पेमेंट नहीं होती है, वो व्यक्ति असफल हो जाए पेमेंट करने में, तब जाके उस व्यक्ति को ये सज़ा मिलेगी, 2 साल की कैद है, और जो चेक में पैसा लिखा हुआ था उसे डबल क्या मिलेगी, पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, अभी तक हमने जो पढ़ा है, चेक भी पढ़ लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा है, प्रॉमिसरी नोट भी पढ़ा है। तो इन तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं? देखो, तीनों लिखित पत्र होते हैं, बनाने वाले की उसके ऊपर साइन की जाती हैं। जो तीनों पत्र हैं रुपयों में देय होते हैं, अन्य किसी रूप में नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा शर्त रहित हैं। तीनों ही लिखित रकम एक निश्चित रकम होती है। मतलब आप ये ऐसे नहीं लिख सकते कि सम अमाउंट, मतलब यहाँ पे फिक्स लिखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट है, निश्चित रकम होनी चाहिए। तीनों ही पत्र केवल निश्चित व्यक्ति या निश्चित व्यक्ति के आदेशानुसार या बेरियर को किसी अन्य को नहीं, मतलब इन्हीं को क्या होंगे, वो देय होंगे। कि स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम दिया जाएगा या जिसको ऑर्डर दिया जाता है, या बीरर है जिसको ये क्या होंगे, वाहक को देय होंगे। तो ये तो इनके अंदर क्या थी, सिमिलरिटीज़ थी। डिफरेंसेस क्या क्या है इनके अंदर? सबसे पहले हम बात करते हैं चेक की। चेक में 3 पक्ष होते हैं, लिखने वाला, पाने वाला और देने वाला। देने वाला यहाँ पे कौन रहेगा? बैंक। इसके अंदर भी 3 पक्ष होते हैं, लिखने वाला है, पाने वाला है और देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, लिखने वाला और पाने वाला। इसके बाद है भुगतान का आदेश। रुपया चुकाने का आदेश होगा, ये हमेशा बैंक को होगा। यहाँ पर रुपया चुकाने का जो आदेश होता है, लेकिन किसी पर भी, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने एक्सेप्ट किया है वो पेमेंट करेगा। इसके बाद है यह रुपया चुकाने का आदेश नहीं होता, यहाँ पे प्रतिज्ञा होती है, मतलब प्रॉमिस किया जाता है, ऑर्डर नहीं दिया जाता। एक्सपेक्टेंस स्वीकृति नहीं होती, केवल लिखने वाले के इसके ऊपर साइन होती हैं। स्वीकृति देनदार
लेनदार से करवाई जाती है। जिसको पैसे देने हैं, लेनदार पहले बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, फिर उसको एक्सेप्ट करवाएगा सामने वाले से। इसमें भी स्वीकृति नहीं करवाई जाती। पीरियड क्या होता है कि जब भी डिमांड की जाएगी उस टाइम पर देय होता है। यह इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि या तो आप एक टाइम पीरियड के बाद आफ्टर साइड दिखा रहे हो, या प्रेजेंटेशन पे भी हो सकता है कि आप जब भी प्रस्तुत करोगे तब पेमेंट करनी पड़ेगी। सर्कुलेशन है ये विद इन इंडिया है, मतलब चेक है जो आउट ऑफ इंडिया आपका चेक काम नहीं करेगा, विद इन इंडिया है। जो इसका सर्कुलेशन है विदेशी ऋण चुकाने में भी काम आता है, और ये भी विद इन इंडिया है। इसको भी हम फॉरेन करेंसी के लिए इसका यूज नहीं करते। क्रॉसिंग, चेक को क्रॉस किया जा सकता है, मतलब लेफ्ट कॉर्नर पे दो इस तरीके से पैरेलल लाइन खींची जाएंगी, जिनके बीच में कुछ वर्डिंग भी लिखी जा सकती है या फिर नहीं भी लिखी जाती। तो चेक को सिक्योरिटी के लिए उसकी क्रॉसिंग की जाती है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्रॉसिंग नहीं की जाती, प्रॉमिसरी नोट पे भी क्रॉसिंग नहीं की जाती। मिस्टेक, इसमें यदि गलती हो जाए तो बैंक भुगतान नहीं देगा। यहाँ पे गलती होने पर भी देनदार ने स्वीकार कर लिया तो पेमेंट की जाएगी, और गलती होने पर देनदार को यहाँ पे बाध्य किया जा सकता है। इसके बाद है लायबिलिटी इफ़ नॉट प्रेजेंटेड इन ड्यू कोर्स, यदि टाइम पे उपस्थिति में देरी करने पर क्या होगा यहाँ पे कि अपने दायित्व से वो मुक्त नहीं होते हैं। यहाँ पे बैंक बेशक से फेल हो जाए, लेकिन जो देनदार व्यक्ति है जिसने चेक लिखा, साइन किए हैं, अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैच्योरिटी पीरियड पे उपस्थित न किया जाए तो व्यक्ति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे भी देनदार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता, प्रॉमिसरी नोट पे भी। इसके बाद इसके अंदर जो पॉइंट्स आपको आगे स्टडी करने हैं, छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं। देखो, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। इनलैंड मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ही लिखा जाए, मैच्योरिटी पीरियड पर इंडिया के किसी व्यक्ति पे लिखा जाए और यहाँ पे ही वो पैसा लिया जाएगा। जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है कि इंडिया में लिखा जाए लेकिन जो देय होगा वो इंडिया से बाहर होगा। इसी सा पॉइंट था। प्रचलित अवधि क्या होती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा है और उसके बाद उसकी मैच्योरिटी होगी, कितने टाइम बाद पैसा मिल जाएगा। तो अलग अलग देशों में यह अवधि अलग अलग रहती है। जो इंस्ट्रूमेंट है या तो मतलब कि साइट पे की दर्शन करने पे जब आप डिमांड करोगे तभी इनकी पेमेंट की जाएगी। कोई स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है उस डेट पे पेमेंट की जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे डिफाइन की हुई है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो इसके अंदर अच्छे से पॉइंट जो रीड करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक ऐसी डेट होती है जो लेख पत्र का भुगतान दिए होगा जिस डेट पर, जिस पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है और उसके ऊपर लिखी होगी वो डेट, जो पेमेंट की जाएगी उस टाइम पे, तो उस डेट को बोलेंगे मैच्योरिटी डेट। किसी प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय कोई प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी जो मैच्योरिटी जो डेट होगी उस तिथि से क्या आशय है कि जिस पर वह देय होता है। तो देय किस प्रकार से होगा, भुगतान की तिथि है यहाँ पे दो तरीके से, पेबल ऑन डिमांड और पेबल आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। एक तो कि डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे तभी उसका भुगतान करना पड़ेगा, और एक होगा कि टाइम पीरियड फिक्स होगा कि इतने टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद। तो जो पेबल ऑन डिमांड है यहाँ पे तो कोई मैच्योरिटी का मतलब पर्सन ही नहीं उठता, जब भी इसकी डिमांड की जाएगी तभी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम होता है तो उस टाइम पे ही पेमेंट की जाएगी, या हो सकता है कि आफ्टर डेट हो सकता है, आफ्टर साइट हो सकता है, या कोई निश्चित घटना घटे उस टाइम पे पेमेंट हम करेंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हो सकती हैं। तो इनके संबंध में कुछ नियम दे रखे हैं, वो क्या क्या हैं। कोई प्रतिज्ञा पत्र या हो सकता है प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो मांगने पर या दर्शाने पर या प्रस्तुत किए जाने पर देय नहीं होते। तो क्या लिखा होता है कि उनकी निर्धारित जो समय होता है वो लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी डेट लिखी हुई है उसमें 3 दिन और जोड़ के डे ऑफ ग्रेस हम जिसे कहेंगे, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी पीरियड हम निकालेंगे। तो चेक की दशा में ऐसा नहीं होता। चेक की डेट में कि चेक है उसमें कोई ग्रेस नहीं मिलती, वो हमेशा डिमांड पे ही पेबल होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि डे ऑफ ग्रेस है वो प्रॉमिसरी नोट पे और किस पे, जो प्रतिज्ञा पत्र है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय जो पत्र है, इस पे ऐसा पीरियड हम इस तरीके से निकालेंगे कि डे ऑफ ग्रेस के 3 दिन उसमें जोड़ दिए जाएंगे। किस तरीके से जोड़े जाएंगे, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखे आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, कुछ महीने बीतने के बाद अगर हमें किसी के इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी पीरियड निकालना है। तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है,
29 जनवरी सन 2008 को लिखा गया कोई विलेख है, तिथि से 1 माह बाद वो क्या होगा, दिया होगा। डॉक्यूमेंट है 1 महीने बाद, मतलब कि 29 जनवरी थी 29 फरवरी को, तो 29 फरवरी है, अगर उस साल में नहीं होते 29 दिन नहीं होते तो हम क्या मानेंगे 28 फरवरी उसका वो वही डेट मानी जाएगी, और उसमें 3 दिन हम क्या ग्रेस के जोड़ देंगे। मतलब जिस डेट को प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है, जितने टाइम पीरियड के लिए लिखा गया, जैसे 2 महीने के लिए 3 महीने, तो 3 महीने बाद सेम डेट हम देखेंगे, और उसके अंदर सेम डेट में हम क्या जोड़ देंगे, तो 3 दिन हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन हमें ये फरवरी के मंथ का, या फिर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगस्त में लिखा है, 31 अगस्त को लिख दिया, 31 नवंबर में वो उसकी मैच्योरिटी आनी थी, तो नवंबर में 31 दिन नहीं होते, तो वहाँ पे 30 नवंबर ली जाएगी, और 3 दिन फिर ग्रेस के जोड़ दिए जाएंगे। तो हमें इस तरीके से हमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड यहाँ पे निकालना होगा। तो जिस महीने में नहीं होते 31 दिन, तो हम उसके पहले वाला दिन लेके और उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे। लेकिन जो मैच्योरिटी का जो पीरियड होगा, अगर उस दिन छुट्टी है, जो मैच्योरिटी पीरियड पे अगर सार्वजनिक छुट्टी है, तो उसके 1 दिन पहले को हम क्या मानेंगे, वर्किंग डे माना जाएगा, और उसी दिन क्या होगा फिर वो जो मैच्योरिटी डेट है वो निकाली जाएगी, वो टाइम निकाला जाएगा। जैसे कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे जो मैच्योरिटी का दिन है वो रविवार है, तो शनिवार को क्या होगा, ये डे होगा, सोमवार को नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक की छुट्टी में और सार्वजनिक छुट्टी में भी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि किसी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मैच्योरिटी है, जो सार्वजनिक छुट्टी के दिन अगर वो मैच्योरिटी होती है, तो उसका भुगतान भारत की ही भांति यहाँ पे पहले दिन किया जाएगा। लेकिन बैंक की छुट्टी पे अगर मैच्योरिटी होती है, तो उसका भुगतान उसके आने वाले दिन, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे किया जाएगा। अगर बैंक की छुट्टी होती है उस दिन, तो नेक्स्ट वर्किंग डे, अदरवाइज उससे फर्स्ट वाला जो दिन होगा, फर्स्ट उससे पहले जो वर्किंग डे आएगा वो दिन देखा जाएगा, और प्लस में क्या किए जाएंगे, 3 दिन रखे जाएंगे, ग्रेस के जो 3 दिन होंगे। तो ये मैच्योरिटी से रिलेटेड थे पॉइंट्स। ये चैप्टर है जो सेकंड है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।